हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई हिस्ट्री की वीडियो में। आज एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये चैप्टर पढ़ाया जाए। अब देखो इस चैप्टर में है क्या, प्रिंट से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स प्रिंटिंग का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, किस तरह से लोगों ने सीखा कि चीज़ों को प्रिंट किया जा सकता है। अब जो पहले चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, फिर उसको कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार कॉपी किया जाएगा हाथ से, वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस थी और उसमें उतना अफेक्शन भी नहीं था। तो अल्टीमेटली आपने एक नया टेक्नोलॉजी खोज लिया जिससे आप उस चीज़ की कॉपीज़ बनाना या बना सकते थे। कैसे ये स्प्रेड हुआ, कैसे लोगों ने सीखा, उन सभी क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर काफ़ी सारी अलग अलग स्टोरीज़ को कंटेन किए हुए हैं कि सबसे पहले चाइना, जापान एंड फिर उसके बाद यूरोप, हर जगह पर प्रिंट का एग्जिस्टेंस होना शुरू हो गया। एंड मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी आप चीज़ उठा के देख लीजिएगा, उसमें अधिकतर चीज़ों पर आपको कोई ना कोई नाम, कोई डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुआ मिलता है। अब कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई चीज़ अपने बारे में भी बता सकती है दैट व्हाट इट बिलोंग्स, वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, करती है। अब जैसे मैं बात करूं, आपकी बुक है, आपकी बुक में सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। हिस्ट्री की किताब उठाते हैं तो यूरोप उठा लो, इंडिया उठा लो या वर्ल्ड को उठा लो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। बट आप इसको थोड़ा सा सोच के चलें कि अगर प्रिंट नहीं हो पाता, ये चीज़ अगर कॉपी नहीं बन पाती, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी कितनी कॉपीज़ बनकर कितने लोगों तक पहुँच सकती थी। जस्ट इम्पॉसिबल था कि सभी लोगों को उसके बारे में पता चलता। तो आज हम हमारे आसपास अगर कुछ भी देखते हैं, न्यूज़पेपर उठाओ, आज आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू हर दिन की इंफॉर्मेशन गेन कर पाते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, इवन आपके देश में या विदेश में भी। अगर ये चीज़ प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं होती तो इनकी इतनी कॉपीज़ बनना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सो यहाँ पर हमें प्रिंटिंग का आज के टाइम में जो हम प्रिंट देखते हैं वो हर जगह पर देखने को मिल सकता है, चाहे जर्नल्स हो, चाहे मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर, बुक, कुछ भी चीज़ हो, हर जगह पर आपको प्रिंटिंग फॉर्म देखने को मिलती है, प्रिंट आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पोस्टर्स हो, डायरीज हो, इन सभी जगह पर हमारी सोशल लाइफ में बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इनका बोल सकते हो रोल है। क्योंकि अगर ये प्रिंट्स नहीं हो तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अंडर द वर्ल्ड, क्या कंडीशंस आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नई इनोवेशंस हैं। अगर एक ही चीज़, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं तो उसके अंदर वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो सारी चीज़ें हाथ से लिखी होती थी, एंड उसमें उसका कॉपी जब किया जाता था तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी उसको कॉपी करना, और ओरिजिनल से काफ़ी बदलाव आ जाता है उसमें। आपने वो एक वीडियो भी देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक व्यक्ति कुछ एक के कान में कहता है और लास्ट में आते आते वो जब पर्सन उस बात को बताता है तो बहुत बदल जाती है। ऐसे ही चीज़ें होती थी जब एक पर्सन कोई ओरिजिनली वो चीज़ लिखता था, फिर उसको कोई दूसरा कॉपी करता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे में जो चीज़ एक्चुअल में थी उससे कई ज़्यादा बदल जाती थी, चेंज हो जाती थी। और अगर उसी चीज़ का ट्रांसलेशन करना होता था तो और भी अर्थ का अनर्थ होता था। किसी ने कोई लाइन कही ओरिजिनली किसी एक लैंग्वेज में और हाथ से अगर उसको कॉपी करना है आपको, तो ऐसे में जिसने कॉपी किया है उसकी विवेक के हिसाब से उसने बहुत बदलाव कर दिए होते थे, फिर उसी को कॉपी किया जाता था। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकन एंड ट्रस्टफुल भी नहीं थी वो चीज़। जैसे एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। यहाँ पर बताया गया है कि 16th सेंचुरी के अंदर एक इंडिया के अंदर ये जो प्रिंट था ये एग्जिस्टेंस में आया। यहाँ पे डिक्टेट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, इलस्ट्रेट किया जा रहा है। ये आर्ट ऑफ जो राइटिंग है, इलस्ट्रेशन है, ये हाथ से होता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रिंट से पहले। अब इसमें क्या हो रहा है वो आप देखें, आज के सिनेरियो के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखो, पर्सन इज देयर जो कि यहाँ पर बता रहा है, ये पेंटिंग कर रहा है, ये इसको डिपिक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ किया जा रहा है। ये सारे लोग इनके ऑब्जर्वेशन, मतलब कॉपीज भी बोल सकते हो तुम। हर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ काम करता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ बताती है कि किस तरह से उस टाइम पर हर एक, थोड़ा सा और मैं इसको बैक जाके बताता हूं।
पहले क्या होता था, हिस्टोरियंस होते थे हर एक राजा के यहाँ पे। राजा अपने हिस्टोरियंस को हिदायत दे के रखता था कि देखो उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये बातें तो ऑब्वियसली कोई रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं उनकी, क्योंकि बात हम बहुत पुरानी कर रहे हैं। ऐसे में राजा के यहाँ पे हिस्टोरियंस होते थे, इतिहासकार, जो अपने राजा की हर एक एक्टिविटी को, हमें कैसे पता चलता है कि उसने उसको मार दिया था, उसने उसको मार दिया था, बिकॉज इनके यहाँ हिस्टोरियंस होते हैं। अकबरनामा आपने नाम सुना होगा, अगर हमारे पुराने वीडियोस देखें एनटीएससी वाले, तो उसके अंदर हमने सारी चीज़ें बताई है। तो ऐसे में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग चीज़ें लिखी है। अब उन चीज़ों को जब राजा के साथ में जो भी चीज़ें घटित होती थी उन सबको वो इंस्टेंट लिख लिया करते थे, ठीक है। अब लिखने का सही तरीका, लिखने का सही मैनर, लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें इनके हाथ में थी। ये जो इलस्ट्रेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, या मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये क्या है, एक तरीके का आप बोल सकते हो पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन है अबाउट द इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं किसी की भी लाइफ में, ठीक है। बायोग्राफी भी बोल सकते हो, जो बायोग्राफी उस टाइम पर लिखी जाती थी राजाओं की। तो ये एक बुक से इससे शुरुआत होती है। एग्जाम में अगर हो सकता है पूछ लिया जाए, ये है अलक नासिरी या ई नासिरी 1595 के अंदर इसको प्रिंट किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, फर्स्ट प्रिंटेड बुक। अब ये जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक है ये कैसी थी, एक चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी चलती थी, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ दिख रही होगी, एक पहले इसके बारे में बताता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे एक ही इंक पैड है, क्या है बेटा, ये इंक पैड, इसके ऊपर इसने रखा है पेपर, ठीक है। पेपर के ऊपर इसने एक और कुछ ऐसी चीज रख दी है जो कि उसको कवर कर सके, और फिर इसको क्या किया जा रहा है, किसी दूसरी की मदद से रब किया जा रहा है, ठीक है। अब रबिंग करने से क्या हो रहा है, जो नीचे इंक है वो इस कागज पे क्या हो रही है, एनग्रेव हो रही है, मतलब प्रिंट हो रही है एक तरीके से। फिर इसने इसको हटा दिया और ये कागज पे छप गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको इसने फ्लिप कर दिया, ठीक है, फ्लिप करने के बाद है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इस पैड से ये इंक पेपर पे एनग्रेव हो गई है। ये चीज यहां पर बताई गई है, जो पहली शुरुआत हुई थी, पहली बार प्रिंट की जो शुरुआत हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी, कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो बिलोंग करती है चाइना से इनिशियल डेज में, जापान से एंड कोरिया से। तो इन तीनों के अंदर सबसे जो बड़ा कॉमन सा फैक्टर था, अगर हम चाइना की बात करें तो 594 के अंदर चाइना के अंदर जो बुक्स थी उसको रबिंग पेपर की टेक्नोलॉजी से, वहां पे रबिंग पेपर, ये वाला देखो रब किया जा रहा है, रबिंग पेपर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको प्रिंट किया जाता था। इसमें क्या होता था, एक वुड ब्लॉक होता था, ये वुड ब्लॉक है आपका, इस वुड ब्लॉक के ऊपर रब किया जाता था सरफेस पे। आपने भी कई बार किया होगा, नहीं किया तो करके देखिएगा। जैसे आपने कोई कॉइन लीजिएगा, जैसे अपने यहाँ का 10 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिएगा, उसको रख दीजिएगा किसी सरफेस पे, उसके ऊपर कोई पेपर रख दीजिएगा और फिर पेंसिल से उसको रब किया जाएगा, पूरा का पूरा कॉइन आपका उस पर एनग्रेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। करके देखना, नहीं करके देखा तो मज़ा नहीं आएगा, फिर करके देखना, बचपन में किया था हमने तो बहुत। तो ऐसे में ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसी तरीके से शुरुआत हुई इसकी 594 के अंदर, 594 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, एंड अल्टीमेटली इसके बाद धीरे 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 ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो आगे, इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम होता था वो होता था कैलीग्राफर का। जो कैलीग्राफर था वो क्या करता था, पहले तो इसको डिजाइन करेगा, इसके बाद वो एनग्रेव होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे अधिकतर चीजें जैसे कोई प्रिंट करना है तो कैलीग्राफी, मतलब किसी भी चीज को कितना सुंदर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो, उसके वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एट दैट टाइम। चाइना के अंदर क्योंकि इंपीरियल स्टेट था चाइना में, तो ब्यूरोक्रेट्स जो थे, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आपको देखने को मिलता था। यहां पे लोगों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता था। सेलेक्ट करने के बाद वो टेक्स्ट बुक लिखा करते थे, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जो टेक्स्ट बुक होती थी वो बहुत बड़े पैमाने पर इंपीरियल स्टेट्स में स्पॉन्सर्ड की जाती थी। लिखा हुआ भी है, द टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन अ वास्ट नंबर ऑफ इंपीरियल स्टेट। इन इंपीरियल स्टेट 16th सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप टू दैट द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट्स।
तो उस टाइम तक अगर आप देखोगे तो जब इस तरह की कोई चीज़ हुई, जब एग्जामिनेशन, जब भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, राजा होगा फिर नौकर होंगे उसके अंडर में, नौकरशाही कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स को, तुम जानते होंगे इस बात को। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को अपॉइंट जब करना है तो किसी न किसी एग्जाम के थ्रू करोगे। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन होती थी और उस एग्जाम में बहुत सारे लोग बैठते थे। उस एग्जामिनेशन के लिए आपको पेपर प्रिंट करना होता था, तो बड़े पैमाने पर पेपर प्रिंट किया जाता था। हम बात कर रहे हैं 16वीं सेंचुरी की, जो आपने अभी इस तरह का प्रिंट देखा। पहले स्टाइल ये थी, थोड़ा डेवलपमेंट इसके अंदर हो गया था। ये तो बहुत इनिशियल स्टेज थी, उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ था इस तरह का। अगर आप थोड़ा सा इस तरह की कोई चीज देखते हैं तो बुक्स किस तरह की होती थी उस टाइम पर। यहां पर एक बुक का नाम दिया है मैंने, अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक क्या है? ये इस तरह से फोल्डेबल बुक होती थी, ठीक है। प्रिंट किया गया, फिर इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है ना, इनको क्या कर देते थे, सिल देते थे, और ये इस तरह से खुलती थी जैसे कोई मैप अपन खोलते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डियन बुक है। अकॉर्डियन बुक जो कि एक फोल्डेबल बुक थी, इसको स्टिच कर दिया जाता था साइड से, और जो भी कैलीग्राफर्स होते थे वो इसको बहुत ही सुंदर हस्तलिखित, मतलब बहुत ही कैलीग्राफी बहुत ब्यूटीफुल होती थी, एंड इस तरह से इस पे प्रिंट किया जाता था। 17वीं सेंचुरी तक आते आते यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, ऑफिशियल्स थे, मर्चेंट्स थे, अब वो अपनी एवरीडे लाइफ की जो भी इवेंट्स हुए उन सबको लिखा करते थे। लोगों का पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ गया। जब भी लोग फ्री होते थे तो उनके लिए पढ़ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी बन चुका था। नए नए लोग, अब नई नई चीज़ें, नए नए नरेशंस, नरेटिव्स, लोगों के नए बायोग्राफीज एंड ऑल, सारी चीज़ें अब लोग एग्जिस्टेंस में आने लग गई थी। मतलब लिटरेचर अपने प्लेस लेना उसने शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी अर्लियर फेज में। फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ये आपका टाइटल है, और इसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अकॉर्डियन बुक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से चीज़ें इसमें आती है वो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि प्रिंट कल्चर कैसा था जापान में। अभी हमने चाइना का देखा कि अकॉर्डियन काइंड ऑफ बुक्स, जिसके अंदर वो जो पेजेस होते थे उसको स्टिच कर दिया करते थे, और फिर उसके बाद में उसको वो लोग सर्कुलेट करते थे। अब जापान में क्या टेक्नोलॉजी थी? तो देखो, सबसे पहले जो आपको प्रिंट दिखा वो चाइना में दिखा। अब हम जापान की बात कर रहे हैं कि वहां का कल्चर कैसा, लगभग सिमिलर सा कल्चर, क्योंकि जापान में भी चाइना से होते हुए ही वो प्रिंट का टेक्निक पहुंचा था। अब देखो, अगर आप यहां देखोगे तो स्टार्टिंग में जो बौद्धिस्ट मिशनरीज थी, उन्होंने चाइना से, फ्रॉम द चाइना दे हैव इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 टू 770। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक के बारे में बात करते हैं तो 868 के अंदर बौद्धिस्ट डायमंड सूत्र या सूत्रा, बौद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये जो प्रिंट था, ये जो बुक था, ये काफी फेमस है, पूछा भी गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट, मतलब ओल्डेस्ट जापानीज बुक के बारे में, जिसका नाम है बौद्धिस्ट डायमंड सूत्र या सूत्रा, जिसके अंदर 6 शीट्स हैं टेक्स्ट की और वुड कट इलस्ट्रेशंस हैं, ये आपको बताया गया, देखने को मिलता है ये इस बुक के अंदर, ठीक है। सो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो पिक्चर आपको यहां दिख रही होगी, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन अ प्लेइंग कार्ड्स। अब इस तरह की जो पिक्चर्स हैं, जापानीज पिक्चर्स ऑफ कोर्स, ये बौद्धिस्ट डायमंड सूत्रा का प्रिंट है, और ये जो ऊपर आपको दिखाया गया है, इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रिंट्स आपको अलग अलग देखने को मिलते थे चीजों पर, जैसे आपको कार्ड्स पर, पेपर मनी पर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे इस तरह के प्रिंट्स देखने को मिल सकते थे उस टाइम के अंदर। मिडाइवल जापान की बात करें तो उस टाइम पर जो पोइट्स थे या फिर प्रोज राइटर्स थे, ये रेगुलरली अपनी अपनी बुक्स जो प्रिंट किया करते थे, और काफ़ी चीपर रेट्स में और बड़े पैमाने पर ये लोग सर्कुलेट करते थे। दोबारा सुनो इस पॉइंट को। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पोइट्स थे, वो अपन बोलते हैं ना गद और पद, ये तो हो गया आपका पोएम्स,
और ये हो गया प्रोज। प्रोज भी जानते होंगे तुम, जो बड़े पैराग्राफ्स में होते हैं। तो इस तरह की रेगुलरली काफ़ी सारी प्रिंटिंग एक्सेसरीज वहाँ पे दी जाती थी, या फिर आप बोल सकते हो जो भी बुक्स वगैरह थी वो प्रिंट की जाती थी अलग अलग लोगों के थ्रू, और उसको बेचा जाता था काफ़ी चीपर रेट्स में। क्योंकि तुम्हें पता होगा, ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया है कि वहाँ पर अब लोगों के लिए टाइम पास का भी जरिया क्या था, प्रिंटिंग जो मटेरियल था वो। इसके बाद में अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो तेजी से अर्बन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। जो ईदो क्या है, जो आज आप टोक्यो के नाम से जानते हो, यहां पे बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिंटिंग जो भी एसेट्स थे वो सारे आपको देखने को मिलते थे। ये अर्बन कल्चर को बताते थे, आर्टिस्ट को बताते थे, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके वहां पे प्रिंटिंग्स के थ्रू दिखाई जाती थी, बताई जाती थी, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशंस हो या फिर लोगों का किसी भी तरीके से गैदरिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी वहां पे दिखाई जाती थी। अब लाइब्रेरीज में हो, बुक स्टोर्स में हो, बड़े पैमाने पर अलग अलग किताबें, लोगों के अलग अलग थॉट्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑल सच चीजें भरी हुई होती थी। साथ ही साथ देखो यहाँ पे बुक्स विमेन के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए, टी सेरेमनी की, और फ्लावर कैसे अरेंज करेंगे, किस तरह से एटिकेट्स होने चाहिए, कुकिंग, कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से आप कुक कर सकते हो, और अलग अलग फेमस प्लेसेस का भी डिस्क्रिप्शन होता था इन बुक्स में। तो जापान का कंडीशन ये था कि किस तरह से जापान में चाइना से प्रिंट पहुंचा और उन्होंने इन सभी चीज़ों को वहां पर प्रिंट फॉर्म में बड़े पैमाने पर पब्लिश किया, एंड अल्टीमेटली उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई बिकॉज उस टाइम पर जो सिटीज थी, अर्बन एरियाज थे, वो डेवलप कर गए थे। ठीक है, ये चीज भी तुम्हें समझ में आ गई होगी होपफुली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यूरोप के अंदर किस तरह से प्रिंट पहुंचा, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि अभी चाइना का जो पेपर था, चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी, वो जापान तक पहुंच गई थी। ऐसे में बहुत सारे लोग जब, क्योंकि बहुत ऐसे हमने पढ़ा है, दूसरे वीडियोस में भी देखा है और जानते भी हैं हम, कि लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विजिट करते हैं, वहां पे चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनकी कल्चर को समझते हैं, जानते हैं, एंड फाइनली वो अपने देश में जाके अपने कल्चर को, उनके कल्चर को बताते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 11th सेंचुरी के अंदर, जब चाइनीज पेपर जो था वो यूरोप पहुंच जाता है। पेपर पहुंचने से पॉसिबिलिटी हो गई कि आप अब उस पेपर के ऊपर लिख सकते हो, हाथ से लिख सकते हो, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहां पर लिखी जा सकती हैं। ये एक बहुत ही केयरफुल प्रोसेस था, जो कि स्क्राइबर्स जो थे, जो कि किसी चीज को लिखते थे, बताते थे, वो उनके ऊपर काम किया करते थे, हाथ से होता था ये सारा सब कुछ। चाइना के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो आ गई थी, जिसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, उसने इन लोगों को भी एक मौका दिया कि अब आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिप्लेस कर सकते हो प्रिंटिंग से। और ऐसा ही कुछ हुआ कि जब मार्को पोलो पहुंचे कहां पे, जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर थे इटली के, वो इटली पहुंचते हैं कई साल एक्सप्लोर करने के बाद चाइना को इन द ईयर 1295। तो जो मार्को थे वो अपने साथ में ये टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं किस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जा सकती है। अब नाउ इटालियन ऑल्सो started doing the block printing, and now जो वुडन ब्लॉक्स थे उन्होंने वो चीज सीख ली थी कि किस तरह से यूरोप के अंदर भी, मतलब पहले इटली वालों ने सीखा कि वुड ब्लॉक से कैसे आप प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद वो इटली से होते हुए पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। मर्चेंट्स, स्टूडेंट्स एंड नाउ यूनिवर्सिटीज जो कि टाउन्स वगैरह में होती थी, अब काफी चीपर रेट्स में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिप्लेस कर दिया था जिन बुक्स ने, अब उनकी कॉपी वो रख सकते थे, ले सकते थे। जब डिमांड्स बढ़ना शुरू हुई बुक्स की, तो ऐसे में बड़े स्किल जो स्क्रबर्स थे, तो स्क्राइबर्स ने या स्किल्ड हैंड राइटर्स ने अब धीरे धीरे उनका एम्प्लॉयमेंट जो था वो थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ। किस तरह से उनका ये जो काम था अफेक्टेड हुआ, क्या इसके आगे होता है यूरोप के अंदर, उसको देखेंगे हम पार्ट 2 में, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में। और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा इंट्रो वीडियो था, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ही हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज फिर ये वीडियो बड़ा हो जाता है और फिर वो बड़ा वीडियो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक रुकिएगा, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें सीखेंगे किस तरह से पूरे यूरोप के अंदर प्रिंटिंग का कल्चर डेवलप हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।